नमस्कार बच्चों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर इंसानों को खाना ना मिले तो क्या होगा? हम कुछ दिन बाद कमजोर हो जाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना खाना कहाँ से लाते हैं? वे ना तो रसोई में जाते हैं ना बाजार, फिर भी वे हमेशा बढ़ते रहते हैं। आखिर उनका भोजन कौन बनाता है? आज हम इस रहस्य को समझेंगे। इस अद्भुत प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इस प्रक्रिया के कारण हमें भोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी मिलती है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं बच्चों। आप देख रहे हैं साइंसेज, मैं हूं चंदन सर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, पौधे भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों का उपयोग करते हैं? क्या केवल धूप से भोजन बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। केवल धूप से भोजन का निर्माण नहीं हो सकता। इन्हीं सब चीजों को आज हम यहाँ पर समझेंगे। बच्चों, हम बात करें प्रकाश संश्लेषण के परिचय की यानी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन यानी जो ग्लूकोज होता है उसको बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो याद रखिएगा, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन यानी जो कोई ग्लूकोज होता है उसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर बच्चों इसके एग्जैक्टली हम डिफिनीशन यानी परिभाषा की बात करें तो वो इस तरह से होगी कि वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की सहायता से, किसकी सहायता से? सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन जो कि ग्लूकोज होता है उसका क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं बच्चों? मुक्त करते हैं। ये प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है यानी प्रकाश संश्लेषण में एक रासायनिक समीकरण होता है, उसको आप अच्छे से समझना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये जो है प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा। एक एक भाग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जल के साथ मिलकर प्रकाश ऊर्जा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन को क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है। बस इतनी सी ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर है? ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, वो ये गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस होती है। तो आपने पढ़ा है रंध्र के बारे में। तो पत्तियों पे जो छोटे छोटे हल्के हल्के छिद्र होते हैं बच्चों, इसको स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इसी के द्वारा गैसों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वातावरण में है। इसी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के थ्रू कहाँ जाएगा? पौधे के हिस्से में जाएगा या पौधे के आंतरिक हिस्से में जाएगा। क्लियर है? अगर हम जल की बात करें तो ये जो जल है ये कहाँ से प्राप्त करेगा? ये पानी जो होगा ये जड़ों और मिट्टी से ले लेगा। क्लियर है? अगर हम सूर्य के प्रकाश की बात करें या प्रकाश ऊर्जा की बात करें तो ये क्या करता है? जो भोजन बनता है उसके लिए ये ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं अगर क्लोरोफिल की बात कर लें बच्चों, किसकी बात कर लें? क्लोरोफिल की बात कर लें तो ये पत्तियों का हरा वर्णक होता है। इसी के कारण जो पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सूर्य की किरण है या सूर्य की एनर्जी है, इसको ये क्लोरोफिल क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है या अवशोषित कर रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो ग्लूकोज बना है, क्या बना है? C6H12O6। ये जो ग्लूकोज बना है यही बच्चों क्या होता है? पौधे का भोजन होता है, जिससे पौधा बढ़ता है और जीवित रहता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है। यहाँ पे बच्चों क्या है? ये ऑक्सीजन है। ये भोजन बनने के बाद जो ऑक्सीजन गैस होती है वो पौधा क्या करता है? वातावरण में छोड़ देता है, जिसे हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझें, जिसे घर में खाना बनाने के लिए आटा, पानी और गैस की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल चाहिए होगा। इनकी मदद से ही पौधा क्या करता है? अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को बच्चों कहाँ छोड़ता है? बाहर छोड़ता है। ठीक है, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है ये आपको समझना है। पानी कहाँ कौन पहुंचाता है? भोजन का नाम क्या है? ऑक्सीजन किससे मिलती है? ये क्वेश्चन आपको यहां तक तैयार करना है। याद रखेंगे कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है? वातावरण से ले लेता है। पानी कौन पहुंचाता है? अभी हमने डिस्कस किया, मिट्टी और जड़ों से प्राप्त करता है। भोजन का नाम क्या है? ग्लूकोज है। वहीं ऑक्सीजन किससे मिलती है? पौधे से मिलती है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होता है, इसको आप समझेंगे।
तो इसमें समझिए जो प्रकाश का अवशोषण होता है वो क्लोरोफिल के द्वारा होता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के रंध्रों द्वारा कहाँ जाता है, अंदर प्रवेश करता है। ग्लूकोज का निर्माण प्रकाश ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से मिलकर किसका निर्माण होता है बच्चों, ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि भोजन होता है। वहीं O2 का उत्सर्जन होता है। ऑक्सीजन O2 जो होता है वो उप उत्पाद होता है। उप उत्पाद का मतलब प्रथम जो होगा वो ग्लूकोज होगा, उसके बाद जो उत्पाद बनता है उसको उप उत्पाद कहते हैं, यानी साइड प्रोडक्ट होते हैं के रूप में बनती है और रंध्रों द्वारा कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। आई होप आपको बच्चों इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको एक डायग्राम समझना है, ये है क्लोरोप्लास्ट की। बच्चों अगर हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना की बात करें तो यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो आप कहेंगे पत्तियों में, लेकिन पत्ती के अंदर एक छोटी सी हरी फैक्ट्री होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यहीं पर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना की बात करें तो ये बच्चों दोहरी झिल्ली होती है, एक बाहर की तरफ झिल्ली होती है और एक अंदर की झिल्ली होती है, इसलिए इसको डबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर है? तो आप कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के बाहर दो परतें होती हैं जो इसे क्या प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्लियर है? अब वहीं पर अगर हम ग्रेना, इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, ग्रेना। ध्यान रखेंगे ग्रेना जो होता है बच्चों वो सिक्के का ढेर होता है, यानी एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, फिर तीसरा सिक्का और चौथा सिक्का, फिर पांचवा सिक्का, इस तरह से रखते जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ग्रेना प्राप्त होगा। याद रखेंगे जब ये जो सिक्के हैं वो थैलक्वाइड होते हैं। क्या होते हैं? थैलक्वाइड होते हैं, यानी जब एक थैलक्वाइड के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा रखेंगे, यानी इस तरह से स्ट्रक्चर आपको जो प्राप्त होता है, इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। उसके बाद अगर आप थैलक्वाइड के बारे में सोचें या थैलक्वाइड के बारे में जानेंगे तो थैलक्वाइड जो होता है वो चपटी, देख सकते हैं चपटी, गोल डिस्क जैसी संरचना होती है। इसे क्लोरोफिल हरा वर्णक पाया जाता है। याद रखेंगे ये कैसी संरचना है बच्चों, चपटी, गोल डिस्क जैसी संरचना होती है। इनमें क्लोरोफिल जो कि हरा वर्णक होता है वो पाया जाता है। और ध्यान रखना है कि जितने भी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की प्रक्रिया होती है सारी की सारी यहीं पर होती है। उसके बाद अगर आप ध्यान से समझें बच्चों तो यहाँ पर स्ट्रोमा है। क्या है? स्ट्रोमा है। याद रखेंगे स्ट्रोमा जो होता है वो द्रव भाग होता है। झिल्लियों के अंदर जेली जैसा तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? जेली जैसा तरल पदार्थ होता है। ध्यान रखेंगे इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण की जो कुछ अभिक्रियाएं होती है बच्चों कहाँ होती हैं, स्ट्रोमा में होती हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ होते हैं, ये रॉ मटेरियल होते हैं, यानी इनकी बात कर रहा है बच्चों, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की बात कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा की बात कर रहा है, क्लोरोफिल की बात कर रहा है। ये कहाँ से आते हैं? तो याद रखेंगे पहला कि जो प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये रॉ मटेरियल होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बच्चों याद रखेंगे ये जो कच्चे पदार्थ होते हैं ये वातावरण से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? वातावरण से मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो अंतिम उत्पाद होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया हो गई, कच्चे पदार्थ जो मिल गए, ये रिएक्शन हो गई, तो जो अंतिम उत्पाद बनता है वो कौन कौन सा है? तो आपने पहले भी पढ़ चुका है। याद रखें ग्लूकोज है, फिर ऑक्सीजन है और फिर क्या है? जल है। तो यहाँ देख सकते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, ये बच्चों क्या होते हैं? अंतिम उत्पाद होते हैं। आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर होगा। अब थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर कि जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से होंगे, यानी फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, पहला है प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा क्लोरोफिल और पांचवा टेम्परेचर यानी तापमान। तो एक एक करके बच्चों हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो प्रकाश के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से जो प्रकाश संश्लेषण की दर होगी वो बढ़ जाएगी, परंतु एक सीमा के बाद बच्चों क्या होती है, ये स्थिर हो जाती है। परंतु एक सीमा के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि बच्चों लगातार, ठीक है, लगातार अगर आप लाइट बढ़ा रहे हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण बढ़ता जाएगा, नहीं नहीं, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके बाद अगर आप लाइट बढ़ाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया रुक जाएगी। क्लियर है? दूसरा है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 की अधिकता से दर बढ़ता है पर एक सीमा के बाद स्थिर हो जाता है, यानी जैसे आप लाइट को बढ़ाओगे, लाइट बढ़ने के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आता है तो वहां पर ये अभिक्रिया क्या होगी, रुक जाएगी। वैसे सेम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप बढ़ा रहे हो तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऐसी सीमा आएगी, एक ऐसा
पॉइंट आएगा, उसके बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाइए, प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, बंद हो जाएगा, यानी स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। वहीं अगर बात करें जल की, तो जल की कमी होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, घट जाती है। याद रखेंगे। क्लोरोफिल की बात कर लें बच्चों, तो क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, क्योंकि जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ज्यादा ये प्रकाश को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, सोखेगा, उतनी ही ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से होगी। वहीं टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, वो जो हाई टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो अच्छे से किस टेम्परेचर पर होता है, तो याद रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। याद रखेंगे बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो प्रकाश संश्लेषण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। यह सभी जीवों के लिए भोजन का मूल स्रोत है। याद रखेंगे। दूसरा, यह वायुमंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तीसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है। आप सोचिए, आपके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाला जा रहा है, अगर ये पौधे इस्तेमाल ना करें तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, पर्यावरण जो हमारा वो असंतुलित हो जाएगा। वहीं अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। और याद रखेंगे, ये सभी जीवों के लिए भोजन का मूल स्रोत है। इससे ऊर्जा का संचय पौधों में रासायनिक रूप से होता है। इससे यानी प्रकाश संश्लेषण से जो बनने वाली ऊर्जा है उसका जो संचय होता है यानी स्टोर होता है वो रासायनिक रूप में यानी केमिकल रूप में होता है। याद रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भोजन श्रृंखला का फूड चेन की आधारशिला है। यह भोजन श्रृंखला यानी जो फूड चेन की क्या होती है, आधारशिला होती है, ये याद करना आपको। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक उदाहरण समझिएगा। यदि किसी पौधे ने 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O का उपयोग करके, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो कितने ग्लूकोज को उत्पन्न करेगा और कितने ऑक्सीजन को उत्पन्न करेगा, तो ये ऊपर वाली देख सकते हैं आप, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसी को ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिए हैं, तो इसका आंसर आप खुद करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, आपके सामने ये उदाहरण लिखा हुआ है। आगे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे समझिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो केवल हरे पौधे में होता है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ये सब चीजें हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। प्रकाश संश्लेषण दिन के समय होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश दिन में ही होता है, ना कि रात में। याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एनाबॉलिक प्रक्रिया क्या होती है। अगर बच्चों आप इसको समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वरना मैं आपको अगले टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। याद रखेंगे, यहाँ मेमोरी ट्रिक है, याद रखने का तरीका है कि प्रकाश से बना भोजन पौधों को यही शान है। ठीक है, जो प्रकाश से बना भोजन होता है पौधों की यही शान है। कार्बन डाइऑक्साइड H2O से बनता है, ग्लूकोज और O2 महान है। यह रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। अब याद रखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न इससे बनेंगे। याद रखेंगे बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए, या पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखिए और समझाइए। क्लोरोप्लास्ट की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। यानी ये पूरा का पूरा डिटेल जितना आपने पढ़ा इसके बारे में आपको लिखना होगा। वहीं प्रकाश संश्लेषण के महत्व को लिखिए तो आप इतने पॉइंट्स को लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये बच्चों हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था प्रकाश संश्लेषण। इसको हमने क्या किया, कंप्लीट किया। मिलते हैं बच्चों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा।